प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि टोटल बीएसटीसी 2024 के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? ऑप्शन से राणा कुंभा, जयानक, पृथ्वीराज या फिर चंद्रबरदाई। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वीराज विजय नाम की जो कृति है दोस्तों, उसके रचयिता कौन है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर साथ साथ में आपको बताते रहना, ताकि आपको दोस्तों तैयारी का मालूम चल सके। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता थे, करेक्ट आंसर की बात करूं, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो दूसरा ऑप्शन जयानक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही देखिए दोस्तों, चंद्रबरदाई ने देखिए पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। चंबल नदी पर दोस्तों टोटल कितने बांध बनाए गए हैं, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये चंबल नदी की बात करूं तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। चंबल नदी की मैं बात करूं, देखिए आपके जो है आपके दोस्तों का सबसे ज्यादा जो बांध, अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी पर सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं, तो वो चंबल नदी पर बनाए गए, ठीक है ना, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और चंबल नदी पर कितने बांध गए हैं? टोटल दोस्तों 4 बांध बनाए गए हैं, जो कि दोस्तों किसी भी नदी पर बनाए गए सबसे ज्यादा बांध है, ठीक है ना। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? 153, 154, 155 या फिर 156। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन से अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वो आपके राज्यपाल के अंदर निहित होती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां आपके राज्यपाल में निहित होती हैं? तो राइट आंसर की मैं बात करूं, इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 154। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, 1787 ईस्वी में राजपूतों ने मराठों को कहां पराजित किया था, या कौन से युद्ध में पराजित किया था? सोजत, तुंगा, जैतारण या फिर नागौर। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 1787 की बात हो रही है दोस्तों, कौन से दोस्तों राजपूतों ने मराठों को कौन से युद्ध में या किस जगह पर दोस्तों पराजित किया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है ये, और क्लास को देखिए एंड तक वॉच करना, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो 1787 ईस्वी की बात करूं, राजपूतों ने मराठों को जिस युद्ध में पराजित किया था वो है दोस्तों आपके तुंगा का युद्ध, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन से बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बोल्शेविक समझौते की यहाँ पर बात करें दोस्तों, कौन से किसान आंदोलन से यह संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा बोल्शेविक समझौता। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूँ, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, ये दोस्तों 1897 से 1941 तक लगातार दोस्तों 44 वर्षों तक चला था। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन था। बेंगू किसान आंदोलन की मैं बात करूं, बेंगू दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और राम नारायण चौधरी ने, ठीक है ना, राम नारायण चौधरी ने दोस्तों आपके इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, इस आंदोलन को चलाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोल्शेविक समझौता की मैं बात करूं, और ये दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है, बेंगू आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और राम नारायण चौधरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? 1934, 1931, 1938 या फिर 1935। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई, यही आपको बताना है। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है।
प्रजामंडल की सर्वप्रथम, देखिए प्रजामंडल की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना क्यों की? देखिए राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। अगर आपसे कोई सिंपली से पूछ दे कि प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई, तो उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की थी। और सबसे पहले जो पहल की थी दोस्तों प्रजामंडल के लिए, वो 1931 में देखिए जयपुर प्रजामंडल ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई थी, जिससे सबसे पहले दोस्तों 1931 में हुई थी जयपुर के अंदर कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में दोस्तों सर्वप्रथम आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो 1931 अगर प्रजामंडल पूछे तो वो हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी या सबसे पहले इसने पहल की थी। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 1949, 1955, 1950 या फिर 1948? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राज्य अभिलेखागार की स्थापना दोस्तों कब की गई, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राज्य अभिलेखागार की स्थापना दोस्तों कब की गई, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है राज्य अभिलेखागार के बारे में। तो राज्य अभिलेखागार की बात करूं, अगर आपसे पूछे, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया कि राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है, तो आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो अब की बार ये पूछ सकते हैं कि राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई, तो ये आपके 1955 के अंदर की गई थी। और कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार दोस्तों 1955, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने, राव जोधा ने, कौटिल्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बताते रहना है, जिससे आपको तैयारी का मालूम चल सके। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको पहली बार में बीएसटीसी 2024 में सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी पड़ेगी। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? देखिए खड़ीन जो प्रसिद्ध है, कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले के लिए दोस्तों जो जल संसाधन की व्यवस्था है उसमें दोस्तों खड़ीन का महत्वपूर्ण योगदान है। और खड़ीन का आविष्कार की मैं बात करूं किसने किया था, तो ये दोस्तों आपके पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, ठीक है ना। और आपने दोस्तों एक नाम सुना होगा एक गांव का, कुलगरा गांव, ठीक है ना। कुलगरा गांव दोस्तों आपके कुलधरा है, कुलधरा ऐसा ही कुलधरा गांव जो है दोस्तों आपके पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ही जाना जाता था। वर्तमान में यह खंडर है, लेकिन प्राचीन समय में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों, यहाँ पर दोस्तों यह गांव पूरा पालीवाल ब्राह्मणों से भरा पड़ा था। तो खड़ीन का जो आविष्कार है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने ही किया था। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न पूछा गया, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए गए हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। दुर्गों के कितने प्रकार टोटल बताए गए हैं शुक्र नीति के अनुसार, ये आपको बताना है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दुर्गों के प्रकार का मतलब देखिए दोस्तों, कौन सा दुर्ग आपके दानवन दुर्ग है, कौन सा आपका जल दुर्ग है, ये दुर्गों की श्रेणियां हैं या दुर्गों के प्रकार है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों आपके शुक्र नीति ने बताए थे दुर्ग, और कितने बताए थे ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सभी प्रकारों के आपको एक एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ध्यान में रखना है। जैसे दानवन दुर्ग की मैं बात करूं तो जैसलमेर का सोनारगढ़ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जल दुर्ग की मैं बात करूं तो देखिए गागरोन का किला आपके सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। और वन दुर्ग की मैं बात करूं देखिए आपके सिवाना का दुर्ग आपके सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों दुर्गों के जो प्रकार बताए गए हैं वो आपके टोटल 9 प्रकार बताए गए, जिसमें सैन्य दुर्ग हो गया, दानवन दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग हो गया, पारित दुर्ग हो गया। ये कुल मिलाकर 6 जो है आपके 9 दुर्ग है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अग्निकुंड का प्रतिपादन किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने, विश्वामित्र ने, चंद्रबरदाय ने या फिर बाणभट्ट ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो अग्निकुंड का सिद्धांत है दोस्तों, इसका प्रतिपादन या इसको जो है किसने दिया था, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। और देखिए तो टोटल आज की क्लास में देखिए 50 प्रश्न हम करने वाले हैं। 50 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं वो आपको दोस्तों क्लास के एंड में बताना है। अग्निकुंड की यहाँ पर बात हो रही है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, यही आपको बताना है। तो अग्निकुंड की बात करूं दोस्तों, ये आपके चंद्रबरदाय ने, जो कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दोस्तों दरबारी कवि थे, इन्होंने दोस्तों आपके अग्निकुंड का प्रतिपादन किया था। यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1517 में, 1516 में, 1514 में या फिर 1526 में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पानीपत का 1500 जो आपके युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में आपसे पूछा गया। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पानीपत की मैं बात करूँ, पानीपत देखिए वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हरियाणा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पानीपत की टोटल कितनी लड़ाई हुई थी? तो टोटल 3 लड़ाई हुई थी। तीनों लड़ाई की बात करूँ देखिए 1526 में पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद दोस्तों 1556 में 40 साल बाद फिर से हुआ था, इसके बाद में दोस्तों 1761 में फिर से ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना।
फिर से ये युद्ध हुआ था। 1526 की मैं बात करूं, 1526 में देखिए दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा जो युद्ध है 1556 में अकबर और हैमू के बीच हुआ था। और तीसरा जो युद्ध है दोस्तों 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो 3 प्रमुख लड़ाई हुई थी पानीपत की, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया, तो कब हो जाएगा? 1526 दोस्तों, इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किस शासक को दी गई है? राव बिका, राय सिंह, राव लूणकरण या फिर राव कर्ण सिंह? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजपुताने का कर्ण यह संज्ञा दोस्तों किस शासक को दी गई? देखिए दोस्तों, उपनाम से संबंधित, चाहे व्यक्तियों के उपनाम हो या फिर दोस्तों आपके जिलों के उपनाम हो। जिलों के उपनाम मतलब जैसे भिलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। और व्यक्तियों के नाम जैसे राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी। यहां से दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। राजपुताने के कर्ण की मैं बात करूं दोस्तों, आपके राय सिंह को कहा जाता है। ये राय सिंह वही है जिन्होंने दोस्तों आपके बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। और ये किसने कहा था राजपुताने का कर्ण इनको? तो ये कहा था दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी देवी प्रसाद है शायद, या फिर मुंशी प्रेमचंद, ये आप देख लेना कौन सा है। लेकिन राजपुताने का जो कर्ण है वो आपके राय सिंह को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना था? 1421 में, 1432 में, 1432 में, 1433 में या फिर 1444 में? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। महाराणा कुंभा जो है दोस्तों आपके मेवाड़ का शासक कब बना था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, महाराणा कुंभा की बात करूं, इनके पिता का नाम था दोस्तों महाराणा मोकल। और महाराणा मोकल के बाद जो शासक बना था दोस्तों वो बना था आपके महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना था? तो देखिए दोस्तों, ये बना था आपके 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी के अंदर तो आपके मेवाड़ का जो है शासक बना था महाराणा कुंभा। और राजस्थान की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो देखिए महाराणा कुंभा का आता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, रामचरण जी का मूल नाम क्या था? धनराज जी, रामकिशन, रामचंद्र या फिर रामलाल? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो आपके रामचरण जी है इनका मूल नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। और आरपी स्टडी फीवर के नाम से देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों आपको वहाँ पर मिलेगी आरपी स्टडी फीवर पर। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह ये भी मिल जाएगी, तो उनको भी ज्वाइन कर लेना। रामचरण जी के मूल नाम की बात करूँ, रामकिशन। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, लंगर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में या फिर नाक में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। लंगर आभूषण की बात हो रही है, लंगर आभूषण की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कहाँ पर यह पहना जाता है यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। लंगर आभूषण की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, लंगर आभूषण की बात करूँ, ये पैर के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। पैर की बात करूँ कौन कौन से और आभूषण है? देखिए, लंगर हो जाएगा, इसके अलावा दोस्तों आपका नेवरी आभूषण हो जाएगा, पायजेब हो जाएगा, पायजेब हो जाएगा दोस्तों, आपका घुंघरू हो जाएगा, घुंघरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मूंद जो आपके जो है ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, पैर के जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो लंगर आभूषण आपके पैर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? देपाक, मंडन, विद्याधर या फिर तेजपाल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी कौन था यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करूं, इसके जो शिल्पी थे देखिए विद्याधर भट्टाचार्य, ये तो देखिए जयपुर के वास्तुकार थे, जयपुर के आपके वास्तुकार थे। मंडन की बात करूं, मंडन की बात करूं, देखिए आपके मंडन जो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। वही अगर आपसे पूछे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता जो थे आपके कौन थे? कवि महस थे, ठीक है ना, कवि महस थे। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें कौन सी है? बिच्छू बाण, कड़क बिजली, दुड़ दानिद या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों प्रमुख तोपें स्थित है, कौन कौन सी है यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी बढ़ते इसका करेक्ट आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी क्लासेस दोस्तों डेली चैनल पर आपको मिलती रहे। मेहरानगढ़ दुर्ग, देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं जोधपुर के अंदर आपका स्थित है। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर दोस्तों ये दुर्ग आपके स्थित है जोधपुर पर, ठीक है ना। राव जोधा ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। तो इसमें देखिए दोस्तों बिच्छू बाण, कड़क बिजली, दुड़ दानिद तीनों ही तोपें आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला पूछा गया रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। रानी भटियाणी का मंदिर जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, पाली के अंदर, जालौर के अंदर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। रानी भटियाणी का आपके मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान की लोक देवी या कहीं राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के सभी टॉपिक्स को दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया गया, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, भूगोल हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर राजस्थान का इतिहास हो, सभी से दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर क्लास बनाई गई है। टोटल 50 प्रश्न क्लास में, जो कि प्रत्येक प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। रानी भटियाणी के मंदिर की बात करें, देखिए बाड़मेर के अंदर आपका जो जसोल स्थान है, जसोल नामक स्थान पर आपके दोस्तों आपके रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है 1921, 1919, 1921, 1931 या फिर 1935। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। भवानी नाट्यशाला का जो निर्माण है आपके जो है कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा ये पूछ लिया जाता है। तो भवानी नाट्यशाला की यहाँ पर बात करें कब हुआ था इसका निर्माण, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, भवानी नाट्यशाला का आपका निर्माण दोस्तों 1921 के अंदर हुआ था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया स्वामी गोपाल दास का जन्म कब हुआ था। कहां पर हुआ था, माफ कीजिएगा, बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर, चूरू के अंदर या फिर सुजानगढ़ के अंदर, कहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, यही आपको बताना है। तो सभी को दोस्तों कमेंट में साथ साथ में आंसर बताते रहना है और कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। स्वामी गोपाल दास का जन्म कहां पर हुआ था, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। स्वामी गोपाल दास की मैं बात करूं इनके जन्म के बारे में दोस्तों, चूरू के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया जगदीश मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने या फिर महाराणा उदय सिंह ने। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जगदीश मंदिर जो है दोस्तों उसका निर्माण आपके किसने कराया था इनमें से। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है, ये किसने करवाया था इसका निर्माण। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न। देखिए जगदीश मंदिर की बात करूं, जगदीश मंदिर की बात करूं आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर स्थित इसका निर्माण देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, महाराणा जगत सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण आपके कराया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछे सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं, सपनों से, ड्रीम पैलेस, सपनों से बना जो है मंदिर जो है आपके किसे कहते हैं, तो ये आपके जगदीश मंदिर को कहते हैं, जिसका निर्माण आपके महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है। बूंदी के अंदर, उदयपुर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर दौसा के अंदर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, त्रिमुखी बावड़ी के बारे में आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए बूंदी को देखिए आपको मालूम है दोस्तों बावड़ियों का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ स्टेपलेस। अगर इंग्लिश की बात करें, बावड़ियों का शहर अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो बूंदी को कहा जाता है। दौसा में देखिए एक इंपॉर्टेंट बावड़ी है, जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध बावड़ी है, आबानेरी की। आबानेरी के अंदर दोस्तों आपके दौसा में दोस्तों बावड़ी स्थित है, जिसे चांद बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। त्रिमुखी बावड़ी की बात करो आपके उदयपुर के अंदर आपके त्रिमुखी बावड़ी स्थित है, याद रखना है आपको। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। सांगानेर, अकोला, बगरू या फिर कैथून। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दाबू जो प्रिंट है दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। दाबू प्रिंट का यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कहाँ की ये प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है दाबू प्रिंट के बारे में। तो कहाँ की ये प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए बगरू की बात करूं, बगरू आपके जयपुर में, और रंगाई छपाई का जो कार्य है, रंगाई छपाई का जो कार्य है आपके बगरू के अंदर होता है। कैथून की मैं बात करूं, कैथून कोटा, कैथून आपके कोटा के अंदर स्थित है, जहां पे देखिए आपके रावण मंदिर भी लगता है, जो है रावण मेला भी आपके लगता है कैथून कोटा के अंदर। दाबू प्रिंट की बात करूं आपके अकोला के अंदर स्थित है। अकोला कहां पर है, तो अकोला पे चित्तौड़ के अंदर स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दाबू प्रिंट की बात करो आपके अकोला की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1980 में, 1972 में, 1981 में, 1986 में। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो स्थापना है दोस्तों आपके कहां पर की गई थी, या सभी आपको बताना है। इसके बारे में सभी बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहां पर की गई थी, कब की गई थी और कहां पर स्थित है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार एग्जाम के अंदर मैक्सिमम बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करो, देखिए अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है। 2 जिलों में मुख्यतः ये फैला हुआ है। एक तो आपका जैसलमेर हो गया,
एग्जाम के अंदर ये प्रश्न सारे पूछे गए, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न सारे पूछे गए जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में दोस्तों आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोस्तों आपके गोडावण की शरण स्थली है। गोडावण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपके राष्ट्रीय मृग उद्यान का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना के बारे में बात करूं, ये आप दोस्तों आपके 1981 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया मुल्तानी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मुल्तानी मिट्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से जिलों में ये पाई जाती है। तो जल्दी से सभी बढ़ते इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुल्तानी मिट्टी के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन से जिलों में ये पाई जाती है यही आपको मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी देखिए बीकानेर के अंदर भी पाई जाती है, बाड़मेर के अंदर भी पाई जाती है और जैसलमेर के अंदर भी पाई जाती है, यानी कि उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कबीर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर में, सिरोही में, करौली में या फिर जालौर में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कबीर शाह के मकबरे के बारे में आपसे पूछा गया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पे बीएसटीसी 2024 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से दोस्तों आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। कबीर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देखिए। कबीर शाह के मकबरे की बात करूं, ये दोस्तों आपके करौली के अंदर स्थित है। क और क से आप इसे याद रख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछा गया कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? बिजोलिया शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख या फिर गोसुंडा का शिलालेख? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ऐसे ने पूछ लिया, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसे समुद्र में फेंका गया था, या समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने फेंका था? कर्नल जेम्स टोड ने फेंका था, ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख इनमें से कौन सा था? बिजोलिया का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख या फिर गोसुंडा का शिलालेख? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कर्नल जेम्स टोड की मैं बात करूं, इन्होंने देखिए मानमोरी का जो आपके शिलालेख है इसको देखिए आपके समुद्र के अंदर फेंका था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला मेवाड़ का मैराथन इनमें से किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को या फिर पानीपत के युद्ध को? कौन सा ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा? मेवाड़ का मैराथन इनमें से किसको कहा जाता है यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ का मैराथन इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और ये सभी जो आपके युद्ध है इनका क्रम से दोस्तों आपका सन याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए पानीपत के युद्ध की मैंने अभी बात की थी 1526 में, तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। 1526 में प्रथम युद्ध होता, 1556 में द्वितीय युद्ध और 1761 में तृतीय युद्ध होता। 1526 में दोस्तों पानीपत में जो है बाबर और इब्राहिम लोधी, आपकी जगह बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य दोस्तों ये युद्ध था। और हल्दीघाटी के युद्ध बात करूं, सभी को ध्यान है 18 जून 1574 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था हल्दीघाटी के अंदर। और हल्दीघाटी के युद्ध के दोस्तों आपको मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपली आपके हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है। खानवा युद्ध की बात करूं 1527 में, 1527 में हुआ था दोस्तों यह युद्ध होता आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा आपके भरतपुर के अंदर स्थित है और इसमें दोस्तों आपके जो है राणा सांगा की हार हो गई थी। और दिवेर के युद्ध की बात करूं, इसे दोस्तों आपके 1582 में हुआ था। 1582 में दिवेर में हुआ था और इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी जो नई राजधानी थी वो चावंड स्थापित कर ली थी। तो मेवाड़ का जो मैराथन है वो आपके दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना। दिवेर के युद्ध को आपके मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। सन याद रखने सारी की 1582 में दिवेर का युद्ध था और सभी के आपको सन याद रखना है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर के शासक बने थे? 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 11 वर्ष में या फिर 13 वर्ष में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सा इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी वर्ष की उम्र में दोस्तों जो है ये अजमेर के शासक बने थे? देखिए पृथ्वीराज चौहान की बात करूं, इनके पिता का नाम सोमदेव था और बहुत ही कम दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों ये आपके अजमेर के शासक बने थे पृथ्वीराज चौहान। और ये दोस्तों आपके 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों अजमेर के शासक बने थे। उस समय दोस्तों इनकी उम्र छोटी, तो इनकी माता जो थी दोस्तों आपके कर्पूर देवी ये दोस्तों इसकी संरक्षिका बनकर दोस्तों वहां पर रही थी। तो 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक बने थे, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास को देखिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सारे प्रश्न आपको अटेंड करने और क्लास के एंड में बताना यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, जनरल ह्यूसन या फिर लेफ्टिनेंट बाग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए एजेंट टू गवर्नर जनरल शॉर्ट में ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपके राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय, और फुल फॉर्म में एजेंट टू गवर्नर जनरल, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है।
1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति आपको मालूम है दोस्तों राजस्थान में 28 मई को हुई थी। 28 मई को हुई थी और दोस्तों ये आपके नसीराबाद से शुरू हुई थी, ठीक है ना। नसीराबाद से ये शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति का पूरा टॉपिक यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो उस समय दोस्तों राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल या राजस्थान के एजीजी जो थे वो थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है, लाल, पीला, हरा या फिर नीला। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। महिलाओं की जो ओढ़नी होती है पोमचा, जिसे पोमचा कहते हैं, उसका रंग कौन सा होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और काफी बार पूछा भी गया है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी छात्र बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग की बात करो, देखिए इनका रंग पीला होता है, ठीक है ना, पीला होता है, घरों में आपने देखा भी होगा। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934, 1936, 1938 या फिर 1940। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। शाहपुरा जो प्रजामंडल है दोस्तों उसकी स्थापना आपके कब हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दो प्रजामंडलों से हर बार दोस्तों एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, प्रजामंडल और राजस्थान के एकीकरण, यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर बार। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना डेली क्लासेस प्राप्त करने के लिए। शाहपुरा प्रजामंडल की मैं बात करूं 1938 में दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, बिलों के अंदर, शहरियों के अंदर, मीणाओं के अंदर या फिर शहरियों के अंदर। तो देखिए शहरिया ऑप्शन 2 बार आ गया, शहरिया ऑप्शन 2 बार आ गया, तो शहरियों की जगह देखिए आपकी गरासिया कर लेना। दूसरा ऑप्शन के अंदर आप गरासिया कर लेना, 2 बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन में गरासिया, तीसरे में मीणावा, चौथा में शहरिया। तो कौन सी जाति में दोस्तों आपके जनजाति में आपके उंदरिया पंथ प्रचलित है, भीलों में, गरासिया में, मीणाओं में या फिर शहरिया में। तो उंदरिया पंथ की मैं बात करूं देखिए आपके भीलों के अंदर प्रसिद्ध है, भीलों के अंदर प्रसिद्ध है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार या फिर मालवा का पठार। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जयसमंद झील के पूर्व में दोस्तों इनमें से कौन सा पठार स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पेज नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये होने वाली है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए ऊपरमाल के पठार की मैं बात करूं, ये आपके देखिए दोस्तों भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का पठार है। जयसमंद झील की बात करूं, पहले ये उदयपुर के अंदर आती है लेकिन वर्तमान में सलूम्बर के अंदर आती है। जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है दोस्तों, ठीक है ना, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। और इसके पूर्व में जो पठार स्थित है वो आपके लसाड़िया का पठार है। अगर एग्जाम में पूछे लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है, तो सलूम्बर के अंदर स्थित है। सलूम्बर अब याद रखना, ना कि उदयपुर, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 3 जनवरी, 26 मार्च, 10 नवंबर या फिर 16 सितंबर। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो ओजोन दिवस है दोस्तों आपके कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है, ओजोन दिवस आपके कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। ओजोन दिवस, देखिए ओजोन दिवस की मैं बात करूं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को आपके ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू हो गई थी, 1995, 2000, 2005 या फिर 2010। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल देखिए 50 प्रश्न होने वाला है। 50 में से देखिए दोस्तों सभी के सभी वो प्रश्न हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं और बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्लास को देखिए एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात करो, देखिए 2005 के अंदर आपके ये शुरू हो गई थी या लागू हो गई थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है, अचलगढ़, शेर, नागपाड़ या फिर गुरु शिखर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अरावली की जो उच्चतम चोटी है दोस्तों वो इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए।
अरावली पर्वतमाला देखिए राजस्थान के सबसे प्राचीन भौगोलिक प्रदेश है अरावली, और इसकी उच्चतम चोटी देखिए अचलगढ़ आपके सिरोही के अंदर है, शेर भी आपके सिरोही के अंदर है, नागपाड़ आपके दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है, सर्पिलाकार नागपाड़, ठीक है ना, और गुरु शिखर भी आपके सिरोही के अंदर स्थित है। सबसे उच्चतम चोटी जो है आपके गुरु शिखर ही है, 1722 मीटर दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है। उसके बाद दोस्तों आपके शेर आती है, फिर आपके जरगा आती है, तीनों आपके दोस्तों आपके सिरोही के अंदर स्थित है, और इनका दोस्तों क्रम से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। तो गुरु शिखर चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है, गोगा जी का, बाबू जी, मल्लीनाथ जी या फिर तेजा जी? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से किसकी स्मृति में आपके तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर देना, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तिलवाड़ा पशु मेला की मैं बात करूं, देखिए आपके मल्लीनाथ जी की स्मृति में होता है, मल्लीनाथ जी की स्मृति में देखिए आपके तिलवाड़ा जो है पशु मेला आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ या फिर बूंदी? जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है दोस्तों आपके कहां पर स्थित है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ पर बात रही है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र देखिए आपके कोटा के अंदर स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे, छात्र आंदोलन के, किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के या फिर बेल आंदोलन के? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मोतीलाल तेजावत आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सर्वाधिक योग्य नेता कौन से आंदोलन के माने जाते थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। देखिए मोतीलाल तेजावत की मैं बात करूँ, ये आपके गुरु गोविंद गिरी के दोस्तों आपके शिष्य माने जाते हैं, गुरु गोविंद गिरी के आपके शिष्य माने जाते हैं। और 1921 की बात है दोस्तों, जब उन्होंने दोस्तों आपके एक ही आंदोलन का शुरुआत की थी, एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी आपके मोतीलाल तेजावत ने, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से आपके एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये सर्वाधिक जो योग्य नेता माने जाते थे वो भील आंदोलन के माने जाते थे। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जोधपुर, गंगानगर, बूंदी या फिर सिरोही? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है, सीधा उठा के पूछ लिया जाता है। और देखिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आपने को ज्वाइन करना, तो देखिए दोस्तों आरपी स्टडी फीवर के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आरपी स्टडी फीवर के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है। बिना स्पेस दिए दोस्तों, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आरपी स्टडी पर, आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको वहां पर मिलेगी, जहां पर दोस्तों टेलीग्राम पे आपको सूचनाएं जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा जाइए, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी आरपी स्टडी पर की, या सीधा टेलीग्राम पे जाके आरपी स्टडी पर सर्च कीजिए बिना स्पेस के, तो टेलीग्राम चैनल हमारा आ जाएगा, वहां पर जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आरपी स्टडी पर के नाम से। और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको दोस्तों क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और चैनल पर बीएसटीसी 2024 के लिए दोस्तों डेली क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली आपको जो है वॉच करनी है। देखिए बूंदी की मैं बात करूं, बूंदी के केशवरायपाटन में देखिए दोस्तों आपके जो है गन्ने की मिल है, शुगर मिल भी स्थित है बूंदी के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके गन्ने का उत्पादक राजस्थान के अंदर वो गंगानगर माना जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है, मीठड़ी नदी, जवाई नदी, सुगड़ी नदी या फिर माही नदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से इनमें से कौन सी नदी मिलती है, यही आपको बताना है। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, तो राजस्थान की नदियों से लिया गया है। देखिए तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, बाड़मेर में तिलवाड़ा में दोस्तों आपके मल्लीनाथ जी का जो है प्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है ना। लूणी नदी की मैं बात करूँ दोस्तों, अजमेर की नाग पहाड़ियों से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है। मीठड़ी, जवाई, सुकड़ी, ठीक है ना, बांडी हो गई, लीलड़ी हो गई, ये सभी दोस्तों आपके लूणी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और यहाँ से पूछा जाता है, 3 ऑप्शन आपको दे देंगे लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में, और चौथा आपको पहचाना कि कौन सा जो है लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पुट होता है। माई नदी की मैं बात करूँ, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है दोस्तों, वो आपके माई नदी कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में ये दोस्तों आपके जो है बहती है, और फिर आपके दोस्तों आपके गुजरात के कच्छ के रण में ये जो है आपके गिर जाती है। तो माई नदी की मैं बात करूँ,
माई नदी इनसे लगे। लूणी नदी की बात करिए, तीनों ही दोस्तों आपके जो है लूणी नदी से संबंधित है। और लूणी नदी में दोस्तों कौन सी नदी मिलती है, तो सूकड़ी नदी, जो कि आपकी लूणी नदी की सहायक नदी भी कहलाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जवाई नदी पर दोस्तों आपके सबसे बड़ा बांध जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, जिसे जवाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? अंजना देवी, कमला स्वाधीन, नारायणी देवी या फिर शांता देवी त्रिवेदी? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कोटा राज्य के स्वतंत्रता सैनिक के बारे में आपको पहचान करनी है कि कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, सभी को दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में बताते रहना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और बीएसटीसी 2024 के फॉर्म जब भी शुरू होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी इनमें कौन थी? तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए कमला स्वाधीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। भूतपूर्व कोटा राज्य की जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो आपके कमला स्वाधीन थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था? जयपुर से, बीकानेर से, अजमेर से या फिर जोधपुर से? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सबसे पहले जो है आपके प्रकाशन समाचार पत्रों को वो कहां से प्रारंभ हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो सभी को यहां पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? देखिए समाचार पत्रों का सर्वप्रथम जो प्रकाशन है वो आपके अजमेर से शुरू हुआ था, अजमेर से शुरू हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको मालूम है राजस्थान सेवा संघ, जो आपके राजस्थान सेवा संघ है, उसकी स्थापना देखिए पहले तो हुई थी आपके दोस्तों राजस्थान सेवा संघ से इसकी स्थापना पहले तो देखिए दोस्तों आपके 1919 के अंदर वर्धा में हुई थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों इससे जो है 1920 के अंदर आपके कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अजमेर से ही दोस्तों सर्वप्रथम आपके जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या फिर रणथंभौर? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। अजमेर के चौहानों की राजधानी दोस्तों कौन सी थी अजमेर की स्थापना से पहले? ठीक है ना, अजमेर की स्थापना से पहले, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहां पर आंसर बताइए। देखिए अजमेर के चौहान शासकों की जो जानकारी मिलती है वो बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है, ठीक है ना, बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों आपके जो है सांबर झील का जो निर्माण है वो आपके वासुदेव चौहान ने करवाया था। और सांबर ही दोस्तों वो राजधानी थी आपके अजमेर से पहले, और सांबर को जो राजधानी बनाया था वो आप बनाया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ वो जो पहला शासक था, जिसे बिसिलदेव के नाम से भी जानते हैं, पहला शासक था जिसने दोस्तों आपके दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम जो चौहान शासक था वो आपके विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे आपके दोस्तों आपके बिसिलदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इसने सांबर को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि अजमेर से पहले। उसके बाद दोस्तों अजय राज ने दोस्तों अजमेर की स्थापना करके, अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में अजमेर की स्थापना हुई थी। उसके बाद सांबर से इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो वो सांबर थी, जिसे किससे बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ या फिर आपके बिसिलदेव ने बनाया था, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़बीटली या फिर मेरा? तो कटारगढ़ कौन से दुर्ग का भाग है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आज की क्लास में सम्मिलित किया है। तो देखिए दोस्तों कटारगढ़ की बात करूं, मेवाड़ की आंख, अगर आपसे पूछे मेवाड़ की आंख किससे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख दोस्तों आपके कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग की बात करूं आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का ही भाग है, और ये दोस्तों वही स्थान है, कुंभलगढ़ का कटारगढ़ वही स्थान है जहां पे दोस्तों आपके मामा देवकुंड के निकट दोस्तों राणा कुंभा का जो पुत्र था उदा, उसने दोस्तों आपके हत्या की थी आपके राणा कुंभा की, जिसे मेवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है उदा को। तो कटारगढ़ की बात करूं कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ को आपके देखिए दोस्तों संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर के अंदर, गर्दन के अंदर, हाथ के अंदर या फिर पैर के अंदर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जो बाजूबंद आभूषण है उसको कहां पर पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर ये पहना जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करूं ये दोस्तों आपके कमर के अंदर, माफ कीजिएगा हाथ के अंदर पहना जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है बाजू हाथ को ही कहते हैं, तो हाथ के अंदर दोस्तों बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? नाथ द्वारा, मेड़ता, वृंदावन या फिर पुष्कर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पिछवाई जो पेंटिंग है इसका संबंध आपके निम्न में से किससे है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए।
पिछवाई पेंटिंग, देखिए पिछवाई पेंटिंग में बात करूं नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ द्वारा के अंदर आपको मालूम दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। और पिछवाई पेंटिंग आपके श्री कृष्ण से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों आपके किससे संबंधित है, नाथ द्वारा से संबंधित है, जो कि राजस्थान के अंदर है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, पूर्वाई, लू, पछुआ या फिर पश्चिमी विक्षोभ। जल्दी से आंसर बताइए इसका। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो इसके राइट आंसर की बात करूं इन्हें दोस्तों पूर्वाई नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या फिर मछली पालन। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डामोर जनजाति की मैं बात करूं सर्वाधिक देखिए आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर देखिए दोस्तों आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां पर आपके सर्वाधिक आपके डामोर जनजाति निवास करती है। और इनका मुख्य व्यवसाय, वैसे दोस्तों खेती भी करते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय है वो आपके शिकार करना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेज चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।